चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। देखो, आपको ये ध्यान है ना कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, मतलब 1947 से लेकर अभी तक हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हमारी कंट्री ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, हर चीज़ में प्रोग्रेस की है। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी टिकी हुई हैं। हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री कहलाती है, अभी भी डेवलप्ड नहीं हो चुकी। डेवलप्ड मतलब कि जिसमें ऑलमोस्ट सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल चुका है या तो इजीली मिल जाता है, तो वो डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। और डेवलपिंग कंट्री मतलब हम अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एकदम डेवलप्ड नहीं हो चुके हैं। सही बात है ना। तो इसी वजह से आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कि आज भी हमारी कंट्री में इलिटरेसी है। बहुत सारे लोग आज भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से सुपरस्टिशंस में मानते हैं, मतलब अलग अलग वहम में मानते हैं। बराबर ना। इनके अलावा जो है, क्या कह सकते हैं कि इग्नोरेंस, इविल बिलीव्स, मतलब कि यहाँ वहाँ के अंधश्रद्धा में मानना, वहम में मानना, इन सब चीज़ों का आज भी यहाँ पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा असर है। इनके अलावा की बीमारियाँ, मतलब कि इनके अलावा की अगर प्रॉब्लम्स देखें, तो यहाँ पे जो है वो जितनी की गंदगी है, यहाँ की बीमारियाँ, यहाँ की गरीबी, यहाँ की जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ये सब टेररिज्म की प्रॉब्लम मतलब कि आतंकवाद की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आज भी तो हमारे इंडिया में क्रिएट होती है ना। बरोबर ना। तो इस चैप्टर में हमें इन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनका छोटे मोटे सॉल्यूशन के बारे में पहले समझना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि भाई हमारे इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एक आता है, वो आता है इंटरनल प्रॉब्लम्स। इंटरनल प्रॉब्लम्स मतलब कंट्री के अंदर की जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो, कि जिनमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कम्युनलिज्म, करप्शन, टेररिज्म, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इनके अलावा दूसरा रीजनल प्रॉब्लम, मतलब जो हर एक रीजन, हर एक एरिया में होती है वो प्रॉब्लम, जिसमें लैंग्वेज डिसिमिलैरिटी या तो रीजनलिज्म की प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम आती है, वो आती है बाउंड्री रिलेटेड प्रॉब्लम, या इसके अलावा नेचुरल प्रॉब्लम आती है, जैसे फ्लड आ जाना, फेमाइन आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, सुनामी, वॉल्केनो इरप्शन, साइक्लोन, ये सब नेचुरल प्रॉब्लम है। हमें इस चैप्टर में इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में समझना है, मतलब हमारे देश की जो अंदर की मेन प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग समझें। कि जिनमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, वो आती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम। देखो, इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले वो पॉपुलेशन का जो चैप्टर आया था, जिसमें हमने सेंसस के बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में समझा था ना, ह्यूमन रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, कि जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या कहते हैं। इसका मतलब ये कहलाता है कि कोई भी कंट्री में या कोई भी प्लेस पर पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाना। बराबर ना। हमारी कंट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स का रूट या उन प्रॉब्लम्स की शुरुआत वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से ही होती है। बराबर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हमें सहन करनी पड़ती है। और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसे नहीं पता चलता। आप लोग कहीं पर भी जाओ, यहाँ वहाँ जाओ, तो कहीं पर भी कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। आप जस्ट इमेजिन तो करो कितनी ज़्यादा भीड़ है। जो हम लोग सेंसस के बारे में समझते हैं, पता है आगे वाले चैप्टर में भी सेंसस के बारे में आपने समझा था कि भाई जिसमें 2001 की काउंटिंग के हिसाब से हमारी कंट्री में 102 करोड़ पॉपुलेशन थी, 102 करोड़, जो 2011 में बढ़ के 121 करोड़ हो गई। मतलब 10 साल में 18 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई। सोचो, 10 साल में 18 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है। अब 2011 के बाद 2021 में अगर और 18 करोड़ बढ़ जाती, तो सोचो कि अब 2021 मतलब इस साल जो सेंसस होगा ना, तो शायद हमारी पॉपुलेशन अगर 18 करोड़ के हिसाब से गिनो ना, तो 139 या 140 करोड़ के आसपास हो जाएगी, शायद चाइना से भी आगे। तो आप सोचो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही तो वो तो इस साल जब सेंसस होगा तो पता चलेगा कि पॉपुलेशन बढ़ी या कम हुई। सही बात कि नहीं। और इनकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
कि जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इनकी वजह से जो है वो रहने की प्रॉब्लम होती है, हैबिटेट की प्रॉब्लम, लोगों को घर कम मिलते हैं, बराबर ना, वाटर की प्रॉब्लम मिलती है, फूड की प्रॉब्लम आती है, इवन मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम, एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, वही एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, करप्शन की प्रॉब्लम इसकी वजह से बढ़ती है। इसलिए कहते हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो ना, हर प्रॉब्लम का मेन रूट हमारी कंट्री में यही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। सही बात क्या नहीं? और इनके लिए क्या, इनका सॉल्यूशन क्या? तो इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि लोगों में अवेयरनेस होना, लोगों में जागरूकता होना, कि जब लोग खुद समझेंगे ना कि भाई हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, या इस पॉपुलेशन बढ़ने से पूरे देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जब लोग खुद इसके बारे में समझने लग जाएंगे ना, तो ही उन्हें रियलाइज होगा कि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो हमारे देश के लिए कितना नुकसान करता है। सही बात है ना? अब इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद दूसरी एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है इलिटरेसी। इलिटरेसी की प्रॉब्लम, इलिटरेसी मीन्स के अनपढ़ता। हमने आगे के चैप्टर में भी ये एक पढ़ा था कि लिटरेसी किसे कहते हैं, मतलब हमारी कंट्री में पढ़ा लिखा इंसान वो किसे कहा जाता है। लिटरेसी मीन्स ये कहलाती है कि कोई भी कंट्री में रहने वाला, मतलब हमारी कंट्री में, चलो ना, हमारी कंट्री में रहने वाला कोई भी 6 ईयर से ज़्यादा का जो भी चिल्ड्रन हो, 6 ईयर से ज़्यादा, 6 साल के बड़ा कोई भी जो है वो बच्चा या कोई भी इंसान हो, कि जिसे कम से कम एक भाषा, सिर्फ एक लैंग्वेज भी अगर पढ़ना लिखना और बोलना आती हो, बराबर ना, पढ़ना लिखना बोलना समझना अगर आती हो, तो वो इंसान इलिटरेट नहीं कहलाता, बराबर। तो वो इंसान जो है वो क्या कह सकते हैं कि अनपढ़ नहीं कहलाता, वो पढ़ा लिखा कहलाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी कंट्री में इलिटरेसी है। 2011 की काउंटिंग के हिसाब से हमारी कंट्री में 79.13% लोग लिटरेट थे। 79% लोग लिटरेट थे, मतलब अप्रोक्सीमेट 21% लोग आज भी इलिटरेट हैं। 21% बहुत बड़ा नंबर है, ये करोड़ों में आ जाता है कि 21% लोग आज भी जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। और इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ जाती है? इनकी वजह से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो वो अपनी नई सोच नहीं बना पाते, बराबर, अपनी सोच बदल नहीं पाते, अपनी जो है जो पुराने ख्यालात होते हैं, पुराने रीति रिवाज, पुराने अंधविश्वास, इन सबको वो छोड़ नहीं पाते, उन्हीं को ही वो पकड़ के बैठ जाते हैं। जिनकी वजह से हमारे देश को जितने अच्छे लोगों की ज़रूर है ना, उतने अच्छे लोगों को, क्या कह सकते हैं कि उतने अच्छे लोग यहाँ पर मिल नहीं पाते, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे ही नहीं होते इतने। सही बात है ना? जब हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त तो यहाँ पर लिटरेसी बहुत कम थी, बराबर ना, कुछ जो है वो कुल कुल 5 से 6% लोग ही सिर्फ पढ़े लिखे थे जब हमें आज़ादी मिली। इमेजिन तो करो, खाली 5-6% लोग खाली पढ़े लिखे, बाकी पूरा देश अनपढ़ था उस वक्त। अब तो वो बहुत आगे बढ़ चुका है, अब 79% लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट कहलाते हैं, लेकिन फिर भी इलिटरेसी है, जिसकी वजह से भी हमारे देश आगे बढ़ने से रुक जाता है, या तो फिर हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इलिटरेसी को कैसे दूर किया जाए? तो इलिटरेसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है, गवर्नमेंट ट्राई करती रहती है। क्या ट्राई करती है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो वहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलता है। और आज के टाइम में तो इवन कि 14 ईयर्स से ज़्यादा के भी जो हो तो उन्हें भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होता है, बराबर ना। इनके अलावा अलग अलग स्कीम रखते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, हर जगह पर प्राइमरी एजुकेशन एक जैसा समझाना, स्कॉलरशिप देना, मिड डे मील, कि अब अगर जो जो पुअर पीपल होता है ना, जनरली स्कूल नहीं जाते क्योंकि उन्हें कमाना होता है, घर में खाना नहीं मिलता उनको, अगर वो कमाने न जाए तो इतनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो स्कूल नहीं जाते।
तो गवर्नमेंट ने स्कूल में मिड डे मील फैसिलिटी शुरू की है। मिड डे मील मतलब कि एक टाइम का दिन का खाना भी स्कूल में से मिलता है। मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनको दिन का खाना भी वहीं पे ही खिलाया जाता है, वो मिड डे मील की फैसिलिटी। प्री प्राइमरी एजुकेशन वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अब शुरू हो चुका है। गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो है वो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, बराबर ना। विद्यादीप पॉलिसी बनाती है कि जहाँ पर आश्रम स्कूल तैयार किए जाते हैं, छोटे छोटे गांव में ऐसे आश्रम स्कूल तैयार किए जाते हैं। एक आइडियल रेसिडेंटियल स्कूल तैयार करते हैं, हर एक एरिया में ऐसा स्कूल कि जहाँ पर लोग अच्छी तरह से या स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ने आ सके, बराबर ना। और दूसरा, आरटीई के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग 2009 में ये शुरू हुआ था, राइट टू एजुकेशन। उनके अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट ने ऐसे किया है कि कभी भी और कहीं पर भी कोई भी कोई भी पर्सन जो अपना एजुकेशन लेना चाहता हो तो वो ले सकता है, राइट टू एजुकेशन है। मतलब आपको जैसा एजुकेशन चाहिए, जिस एज में एजुकेशन चाहिए, वो उस एज में आप लोगों को एजुकेशन मिल सकता है, बराबर। तो एजुकेशन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर ना। हर किसी को ये मिला है राइट टू एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन का हक मिला है कि कोई भी इंसान एजुकेशन से दूर ना हो, ऐसी गवर्नमेंट कोशिश करती है। लेकिन उनके सामने जो है वो सपोर्ट हमें देना है, सपोर्ट हमें देना है कि हम भी खुद पढ़ लिख कर गवर्नमेंट को उतना ही सपोर्ट दें जितना गवर्नमेंट हमें सपोर्ट दे रही है। सही बात है ना। इनके बाद जैसे दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स क्या? सिंपल वे में इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज, बराबर। प्राइस राइज, भाव बढ़ जाना, है ना। महंगाई जिसे कहते हैं, गुजराती में मोंघवारी कहते हैं, बराबर ना। महंगाई जिसे कहा जाता है कि हमारे लिए डेली नीड्स की जो भी चीज़ें हो ना, डेली नीड्स की, बराबर, जो हमें रोज बरोज चाहिए होती है, खासकर चाहिए होती है खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, सब्जियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी चाहिए होती है ना, उनका प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जाना, दिन ब दिन उनका प्राइस बढ़ते जाना, तो उसे उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, उसे प्राइस राइज कहते हैं। जब प्राइस राइज होती है ना, वो आज के टाइम में लोगों का सिर दर्द बन चुकी है। क्योंकि प्राइस राइज से जो है, जो रिच पीपल होते हैं ना, उनके ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ती। लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके ऊपर प्राइस राइज का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मतलब अगर समझो जो मिडिल क्लास या जो पुअर पीपल हैं, उनकी पगार, पूरे महीने की पगार अगर उनकी 2000 बढ़ती हो ना, तो चलो भाई सबकी पगार बढ़ रही है, हमारी पगार भी 2000 बढ़ती है, तो पहले 8000 थी, अब पगार 10,000 हो गई। अगर पगार बढ़ भी जाती हो तो उसके कंपैरिजन में उनका खर्च, अगर पगार 2000 बढ़ती है तो खर्च उनका 3000 बढ़ जाता है, क्योंकि सब चीज़ें महंगी हो गई है। घर में क्या नहीं चाहिए, सब्जियां रोज चाहिए होती है, दूध रोज चाहिए होता है, तेल रोज चाहिए होता है, इनके अलावा खाने पीने की चीज़ें रोज चाहिए होती है, आटा दाल चावल, क्या नहीं चाहिए होता, ये बेसिक चीज़ है ना। इसके अलावा जो दूसरे लोगों को, आप लोगों को जैसे चाहिए होता है कि मैं मोबाइल में रिचार्ज भी करवाना है, ये भी करवाना, वो भी करवाना, इन सब चीज़ों को तो हम गिनते ही नहीं हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी बात कर रहे हैं। सोचो उन चीज़ों का ही खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो लोग जो है वो कैसे कैसे जो है वो खुद को चलाए। सही बात है कि नहीं। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो पुअर पीपल और जो मिडिल क्लास पीपल है उनके ऊपर होता है ना। उनका लिविंग स्टैंडर्ड लो होता जाता है, बराबर। उनके लिए जो है वो ये जरूरी चीजें हैं, उन्हीं के पे ही उनके पैसे नहीं बचते, तो वो दूसरी चीजों के ऊपर कैसे खर्च करेंगे। इन चीजों में ही उनके पैसे बच नहीं रहे हैं, तो दूसरी चीजों पे वो खर्च कैसे करें। सही बात है ना। तो इसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो होता जाता है। और इनका जो है वो सॉल्यूशन क्या, कि इन्फ्लेशन या प्राइस राइज को कैसे बचाया जाए। तो प्राइस राइज को बचाने के लिए गवर्नमेंट और हमें मिलकर काम करना ज़रूरी है। इनकी वजह से जो ब्लैक मार्केटिंग चलती है, जो होर्डिंग चलती है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उनकी वजह से भी तो प्राइस राइज होता है ना। इतने ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं, तो फिर सब लोगों के पास जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो इनकी वजह से भी प्राइस राइज हो जाता है। लेकिन वो दूसरी बात है, मेन चलो ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है,
मतलब ये वो चीज़ें कहलाती हैं कि कितनी बार आप लोगों को ध्यान होगा कि जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, उनके पास पूरी चीज़ें होती हैं कि हाँ चलो घर पे सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग कस्टमर को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई अभी ये चीज़ें नहीं हैं। मैं अगर एक तेल का डब्बा लेने गया, उसके गोडाउन में भरे हुए हैं पूरे तेल के डब्बे, लेकिन फिर भी वो शॉपकीपर मुझे क्या कहता है कि भाई अभी तो यार तेल का डब्बा नहीं है, अभी ख़त्म हो चुका है, कि भाई मैं कल मंगवा के दूंगा, लेकिन यार स्टॉक बहुत कम है, तो भाई कल जो आएगा ना तो 100 रुपये महंगा आएगा, बराबर ना, थोड़ा सा महंगा आएगा कि अभी जो है वो स्टॉक कम है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। कहते हैं कि नहीं कस्टमर, ऐसा ये शॉपकीपर ऐसा कहते हैं कि नहीं, बराबर। और हम लोग भी क्या कहते हैं कि भाई चलो ज़रूरी है लेना तो चलो 100 रुपये ज़्यादा ले लेंगे, बराबर। हम लोग चुपचाप 100 रुपये ज़्यादा दे देते हैं और वो कोई बाहर से नहीं मंगवाते, दूसरे दिन अपने ही गोडाउन में से लाकर हमें दे देते हैं। इसे इसे जो है वो ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, इसे कहते हैं होर्डिंग, बराबर ना। इसे होर्डिंग कहते हैं कि छुपा के रखना जानबूझ के सामान और फिर ज़्यादा प्राइस में बेचना। और इस तरह से जो ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं तो नुकसान किसे, कस्टमर को ही ना। कस्टमर को तो वो चीज़ महंगी पड़ जाती है ना, 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बराबर। तो सोचो कि इसके लिए क्या करना पड़े, तो इनके लिए कस्टमर को भी तो अवेयर होना चाहिए ना, कि भाई उसे मना कर देना चाहिए, नहीं भाई जितने में प्रोडक्ट है हम उतने में ही खरीदेंगे। हम लोग भी मजबूरी में ज़्यादा में खरीद लेते हैं। अगर हम खरीदना ही बंद कर दें उनसे कि भाई नहीं खरीदना है, एमआरपी इतनी लिखी गई है ना, मैं एमआरपी पे ही खरीदूंगा, बराबर भाई इतने में है तो हम इतने में ही खरीदेंगे, इससे ज़्यादा में नहीं खरीदेंगे, कि भले भले तुमसे नहीं जाओ हम दूसरी दुकान से खरीदते हैं। पूरा शहर इतना बड़ा है, कोई ना कोई दुकान वाला तो आपको सही प्राइस में देगा ही ना, बराबर ना। अगर हम खुद उनसे खरीदना बंद कर दें तो वो लोग भी जो है वो महंगे में बेचना बंद कर देंगे, बराबर ना। हम लोग खरीदते हैं तभी तो वो बेचते हैं ना। तो एक तो हमें भी ध्यान देना चाहिए उसे, और दूसरा गवर्नमेंट ध्यान देती रहती है। गवर्नमेंट आए दिन उनके ऊपर जो है वो चेकिंग लगाती रहती है, कि आए दिन उनके गोडाउन पे रेड पड़ती है, चेकिंग आ जाती है कि कहीं वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, बराबर। तो इसीलिए इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हमें और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो आती है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी जिसे कहते हैं। तो पॉवर्टी वो आज हमारे कंट्री की सबसे गंभीर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से माना जाता है। पॉवर्टी मीन्स ये कहलाता है कि जब लोगों को अपनी बेसिक नीड की चीज़ें, बेसिक नीड जिसे हम लोग सिंपल वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब कि फूड क्लोथ एंड शेल्टर, ये कहते हैं फूड क्लोथ एंड शेल्टर। भाई ये चीज़ें और इनके अलावा उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलना, मतलब कि नौकरी मिलना, एजुकेशन मिलना, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो उनको बेसिक चीज़ों में आप खाली रोटी कपड़ा और मकान भी याद रखो, तो जिन लोगों को अपनी ये बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पाती ना, तो वो कंडीशन उनकी पॉवर्टी की कंडीशन कहलाती है, बराबर ना। तो वो पॉवर्टी कहलाती है, मतलब वो गरीबी कहलाती है, बराबर। हमारी कंट्री में आज भी 14.7% ऐसे लोग हैं जो पुअर कहलाते हैं। गवर्नमेंट है ना एक लिमिट फिक्स करती है, और जिस लिमिट को हम लोग पॉवर्टी लाइन कहते हैं। गवर्नमेंट एक लिमिट फिक्स करती है जिसे पॉवर्टी लाइन कही जाती है। पॉवर्टी लाइन मतलब सपोज इनकम के हिसाब से उन्होंने लिमिट फिक्स की कि हर महीने जो इंसान 5,000 रुपये कमाता है ना, तो वो इंसान पुअर नहीं कहलाया, बराबर ना। जो इंसान अकेला एक इंसान हो और वो एक इंसान अगर 5,000 रुपये कमाता है तो वो पुअर नहीं कहलाया, क्योंकि उसके घर में उसकी बेसिक चीज़ें हैं, खाली रोटी कपड़ा मकान जैसी चीज़ें उसको मिल जाएगी। और जो इंसान महीने के 5,000 से भी कम कमाता है ना, तो वो इंसान पुअर इंसान कहलाया, तो वो पुअर पर्सन कहलाया, बराबर। ऐसे ये कंडीशन कहलाई। तो इनके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसके बावजूद हमारी कंट्री में आज 14.7% लोग, जो भी लाखों में आ जाते हैं, 14.7% लोग ऐसे हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मीन्स कि जो पुअर पर्सन कहलाते हैं। जो लोग ऐसे हैं कि जो महीने के 5,000 भी पूरे कमा पाते नहीं हैं, बराबर। तो सोचो
ये जो है वो हमारी कंट्री की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और इस पॉवर्टी की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम दूसरी क्रिएट होती है। उनको पूरा घर नहीं मिलता तो वो लोग जो है वो ऐसे झुपड़पट्टी जैसे एरिया में रहते हैं। एजुकेशन नहीं मिलती तो इनकी वजह से आगे चल के उनको अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती, वो सही तरह से काम भी नहीं कर पाते। हेल्थ की फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिलती इन पॉवर्टी की वजह से, तो उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। अच्छा खाना उन्हें नहीं मिल जा पाता तो उनको बीमारियां बढ़ती हैं। तो सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम इस पॉवर्टी की वजह से क्रिएट होती है ना। और इन्हें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इन्हें दूर करने के लिए तो वैसे तो गवर्नमेंट ही कोशिश करती रहती है। गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग रूल्स बनाए हैं कि जिनकी वजह से उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़। अब पता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ पे उन लोगों को बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी करवाना तो भी उनको जो है वो फ्री में करवा के देते हैं, बराबर। जहाँ पर पुअर पीपल होते हैं या ऐसे विलेजेस होते हैं, उनके आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तैयार करते हैं कि जिससे उन लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिल सकें। सही बात कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे हेल्प वो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इनके अलावा हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट देना चाहिए कि कम से कम एक या दो को, हम लोगों को भी हो सके तो उतनी मदद करते रहनी चाहिए, अगर हो सके तो, कि हमें भी ऐसे पुअर पीपल की मदद करती रहनी चाहिए और ये पॉवर्टी दूर करनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? अब इन पॉवर्टी के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो आती है करप्शन। तो करप्शन मीन्स क्या? तो करप्शन मीन्स ये कहलाता है कि भाई जब हम लोग जो है वो हमारे राइट की, हमारे हक की, बराबर ना, हमारे हक की जो चीज़ें हो ना, वो हक की चीज़ें लेने के लिए भी हमें जब एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हो, बराबर ना, या तो फिर एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती हो, तो उसे हम लोग जो है वो करप्शन कहते हैं। या ऐसा कहो कि भाई करप्शन मतलब वो कहलाया कि जब कोई पर्सन अपने पोस्ट की, वो जिस पोस्ट पे है, बराबर ना, जिस हिसाब का काम कर रहा है, तो उस पोस्ट का वो गलत फायदा उठाता हो तो उसे हम लोग करप्शन कहते हैं, बराबर ना। अपने हक की चीज़ें लेने के लिए भी हमें अगर पैसे देने पड़ते हो तो उसे वो करप्शन कहलाता है। करप्शन के जो है वो बहुत सारे टाइप आते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं जो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई अगर जो है वो हम लोग कहीं पर जाते हैं ना, क्या कहते हैं कि सपोज कोई सरकारी ऑफिस में कोई फॉर्म भरने के लिए गए, बराबर। अब फॉर्म भरने के लिए लंबी लाइन है, ठीक है, तो सब जो है वो लाइन में खड़े हैं, और फिर हमें अगर वो काम जल्दी से निपटाना है तो हम 200 रुपये देकर लाइन तोड़ देते हैं। करते हैं कि नहीं ऐसा? 200 रुपये दे देते हैं कि चलो भाई काम खत्म, तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर लाइन में खड़े रहने की झंझट नहीं। हम लोग ऐसे कह देते हैं कि चलो लाइन में खड़े रहने की झंझट नहीं। लेकिन 200 रुपये क्यों दें? वो जब काम फ्री में हो रहा है तो फ्री के काम का हमें 200 रुपये देने की ज़रूर क्या है, बराबर। सीधी सी बात है, हम देते हैं ना तो वो लेते हैं, बराबर। इसे कहते हैं रिश्वत लेना, ठीक है ना। इसे ब्राइब कहते हैं, ब्राइब मतलब कि रिश्वत लेना। इनके अलावा जो है वो गिफ्ट देना, किसी से काम करवाना हो तो काम करवाने के लिए भाई तुम ये मेरा काम करके दो ना, उसके बदले में चलो चाय पानी कुछ ले लेना। हम लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, कहते हैं ना किसी से भी काम निकलवाना हो तो चलो भाई चाय पानी ले लेना, मतलब कि कुछ पैसे वगैरह ले लेना। तो इसे इसे कोई तरह की जो है वो गिफ्ट देना, बराबर। ये सब जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई करप्शन के अलग अलग टाइप्स हैं। आज करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना कि हर एक जगह पर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्लेस बाकी नहीं है कि जहाँ पर करप्शन न चलता हो। हर चीज़, हर प्लेस पर जो है वो करप्शन बढ़ चुका है, बराबर। आज करप्शन वो हमारे इंडिया सोसाइटी का एक बहुत बड़ा टैबू है। टैबू मतलब कहते हैं कलंक है ये, बराबर ना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज ये करप्शन। कहीं पर भी जाओ, इवन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबको उसके मार्क्स के हिसाब से एडमिशन नहीं मिलते। फिर कोई पर्सन जो है वो पैसे खिला देता है तो उसको कॉलेज में सीट मिल जाती है, मतलब कि कॉलेज में उसे एडमिशन मिल जाता है, बराबर। मार्क्स के हिसाब से नहीं, ऐसे ही उसे एडमिशन दे देते हैं। बोलो, ये भी तो करप्शन कहलाया ना, बराबर। स्कूल में कोई इंसान जो है वो ये फेल हो रहा है, कोई स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है लेकिन वो प्रिंसिपल का रिश्तेदार है तो उसे फेल नहीं करेंगे, उसे पास कर दिया जाता है। ये करप्शन नहीं है? ये आप लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ, नहीं होता है ऐसी चीज़ें। तो ये भी तो करप्शन का ही एक टाइप है ना। इस करप्शन की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
सबसे पहले तो हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स वायोलेटेड होते हैं। मतलब हमें जो हक हैं वो हक हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है, बराबर ना, क्योंकि सही तरह से डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता ना। कोई कोई अगर इंसान ईमानदारी से काम करना चाहता हो तो वो काम होता ही नहीं है। हर कोई इंसान रिश्वत देकर पैसे खिलाकर ये काम करवाना चाहता है, बराबर ना। हमारी मोरल वैल्यू खत्म हो जाती है, मतलब लोगों को ऐसी अच्छी चीज़ों के ऊपर विश्वास उठ जाता है। हम लोग अगर किसी को ये कहें कि बेटा ईमानदारी से काम करना, देखो तो लोग हंसते हैं कि ईमानदारी से कोई काम किया जाता है, ये हंसने की चीज़ थोड़ी है, बराबर ना। मतलब लोगों के ऊपर जो है वो ये चीज़ों का असर खत्म हो जाता है, जो अच्छी चीज़ें हैं, बराबर, ईमानदारी की बातें, सच्चाई की बातें, इन चीज़ों के ऊपर लोगों का विश्वास हट जाता है कि नहीं। करप्शन से कितनी प्रॉब्लम होती है, करप्शन की वजह से ही इन्फ्लेशन होता है, ये प्राइस राइज बढ़ता है ये, बराबर। करप्शन की वजह से लोगों का कानून के ऊपर विश्वास उठ जाता है। इवन पुलिस वालों को देखकर जो है वो लोग ये डरते हैं कि भाई पुलिस वाला जो है वो पैसे लेगा, पता है ना। कानून के ऊपर विश्वास हट जाता है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो हम पुलिस के पास जा नहीं पाते कि यार वो लोग तो बहुत पैसे खाते हैं, ये माइंड में आ जाता है। तो इनकी वजह से कितनी बार हमें कोई अच्छी चीज़ पुलिस से करवानी भी हो तो भी वो नहीं करवा पाते, क्योंकि वो लोग पैसे खाते हैं फिर, बराबर ना। हमारा खुद का ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है, बराबर। कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सोचो कि भाई ये करप्शन को रोकना बहुत ज़रूरी है, और करप्शन को रोकने के लिए भी उसका सॉल्यूशन क्या, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट और हमें मिलकर काम करना ज़रूरी है। खाली सरकार काम करेगी ऐसा नहीं। सरकार ने भी 1964 में एक ब्यूरो बनाया था, ब्यूरो मतलब एक टीम बनाई थी, एक छोटी सी संस्था समझो बनाई थी, जिसका नाम था एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो 1964 में बनाया गया था, और 1988 में उसे जो है वो रीफ्रेम किया गया, मतलब उसे और जो है वो बेटर बनाया गया कि अब हर जगह पर करप्शन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही हो ना तो उसे रोकने का काम ये ब्यूरो, मतलब ये टीम करती है, बराबर ना। उन्हें रोकती है, उन्हें सजा देती है। तो ठीक है, सरकार ऐसा काम करती है, लोगों में जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं कि भाई अवेयरनेस फैलाती है, लोगों को समझाती है इन चीज़ों के बारे में। तो ठीक है, सरकार ये काम करती है, वो उनके हिसाब से सही। लेकिन अगर जो है वो दूसरी बातें कहें, तो दूसरी तरफ अगर जो है वो बात करें तो हमें भी तो करना चाहिए ना। मैंने आपको पहले ही बोला कि करप्शन कब बढ़ता है पता है, जब हम लोग करप्शन के लिए या हम लोग करप्शन बढ़ाते हैं। तो सीधी सी बात, अगर हम देंगे तो वो लेंगे ना। अगर कोई सामने से कहता हो कि भाई देखो इतने पैसे दोगे तो ये काम होगा, सीधे मना कर देते हैं, भाई नहीं देने हैं, क्यों नहीं, क्यों हम लोग दें ऐसे पैसे, बराबर ना। जो काम फ्री में हो रहा है तो उसके पैसे हम लोग क्यों दें, जो लीगल है उस लीगल पैसे लो, बराबर ना। जितनी फीस होती है उतनी फीस लेनी चाहिए, कि भाई ज्यादा पैसे लेने का फायदा क्या, बराबर। तो इसी वजह से ये करप्शन को रोकने का मेन जो जिम्मेदारी है वो समझो हमारे ऊपर आती है, कि हमें इस करप्शन को रोकना चाहिए, कि सीधे जो है वो मना कर देना चाहिए कि आज के बाद हम लोग इन चीज़ों में मानेंगे नहीं, बराबर। अब करप्शन के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है इंडिया की, वो आती है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बेरोजगारी या बेकारी हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स वो कहलाता है कि भाई जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, ये बात ध्यान से सुनना, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं और वो भी जो पगार पे मिले वो पगार पे नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, मतलब कि बेरोजगार कहलाते हैं, बराबर। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वो, अब जैसे आप स्टूडेंट हो, आप लोग नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं है आप लोगों की, बराबर, तो आप लोग नौकरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेरोजगार हो, बराबर ना। जिनकी नौकरी करने की इच्छा है, और दूसरा जो पगार मिले उस पगार पे नौकरी करने की इच्छा है, कि अगर कोई इंसान ऐसा कहता हो कि भाई मुझे तो भाई 20,000 की पगार मिलेगी तो ही नौकरी करूंगा, 10,000 में मैं नहीं नौकरी करने वाला, तो वो इंसान बेरोजगार नहीं कहलाया, उसे मिल रही थी 10,000 की नौकरी लेकिन उसने नहीं की, बराबर। लेकिन जो इंसान को 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही, या तो जो भी पगार पे हो, जो भी पगार पे वो काम करना चाहता हो लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती, तो वो इंसान बेरोजगार कहलाता है,
बराबर ना। और आज के टाइम में हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट हुई पता है? इनका मेन रीज़न टेक्नोलॉजी को माना जाता है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर एक चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है, कंप्यूटर से सब चीज़ें चलती हैं। तो इसकी वजह से जो है वो ह्यूमंस या तो लोगों का काम कम पड़ता है, तो लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है फिर, बराबर ना। कि जैसे कि देखो पहले एक सीधा सा काम, कोई भी एक छोटी सी दुकान भी होती ना या छोटा सा बिजनेस भी चलता ना, तो उस बिजनेस में पहले जो हिसाब किताब लिखते थे, बराबर, तो उसके लिए पहले मुनीम जी बैठते थे, है कि नहीं? मतलब कि भाई पहले जो है वो अकाउंटेंट बैठते थे कि वो लिखते थे। अब वो सब काम कंप्यूटर पे हो जाता है। तो इसकी वजह से वो जो लोग थे, जो लोग पहले हाथ से लिखते थे, तो वो सब लोग बेरोजगार हो गए ना, बरोबर ना। पहले फैक्ट्रियों में जो काम होता था ना, तो वो सब चीज़ें हाथ से बनती थी, हर एक चीज़ हाथ से बनाई जाती थी। अब अब वो सभी चीज़ें जो है वो मशीनों में बनती है, तो वो सब लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं ना, कि जो लोगों को काम ही नहीं मिलता ना। सही बात कि नहीं? और इनकी वजह से प्रॉब्लम बहुत होती है। सबसे पहले अगर बेरोजगारी बढ़ती है ना, तो लोगों में पॉवर्टी बढ़ती है, सबसे पहली बात। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी मतलब लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, तो वो लोग पुअर पीपल में माने जाएंगे ना, बराबर ना, गरीब इंसान में वो माने जाएंगे। और जिनकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बराबर ना, जिनकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे उनको रहने के लिए पूरा घर नहीं मिलता, बराबर, वहाँ पे क्लीनिनेस नहीं होती, वहाँ पर फूड वाटर की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। ऐसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है। नौकरियां न मिलने की वजह से जो छोटी मोटी नौकरियां मिलती है ना, तो उनमें घर में जो बच्चे होते हैं उनको भी एजुकेशन न देकर उनको भी छोटे मोटे मजदूरी पे लगा देते हैं, बराबर, जिसे जो है वो चाइल्ड लेबर कहते हैं ना, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम। जिनको नौकरियां नहीं मिलती, तो वो लोग चोरी लूट जैसी जो है वो इलीगल एक्टिविटीज में फंस जाते हैं, बराबर। तो इसी वजह से ये बेरोजगारी को, ये अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से एक आता है। और इसे रोकने के लिए क्या करें? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, बहुत सारी। और ये सही बात है, चलो पहले से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी है अभी भी। जैसे कि स्पेशल रेसिडेंस प्लान बनाते हैं कि जो लोग भले बेरोजगार हैं तो उनको फ्री में या तो बहुत ही कम प्राइस में उनको अच्छा घर मिल जाए, फ्री एजुकेशन उन्हें दिया जाए, बराबर ना। प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ देते हैं, मतलब अच्छा घर, क्लीनिनेस, एजुकेशन, हाउस की फैसिलिटी, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही लो प्राइस में उन्हें प्रोवाइड की जाती है। मेडिकल सर्विसेज वो भी अब मोबाइल वान में फ़ोन करो तो आपको पता है ना, 108 पे फ़ोन करो तो घर तक जो है वो ये फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। गवर्नमेंट ट्राई करती है कि लोग कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करें, मतलब घर में ही अपनी इंडस्ट्रीज जो है वो शुरू करें, बराबर ना। लोन फैसिलिटीज शुरू करें उनके लिए, अपने लिए, बराबर। तो गवर्नमेंट ऐसा ट्राई बहुत करती है कि भाई जिससे ये बेरोजगारी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और हुई है, काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है, लेकिन फिर भी है। और सरकार की जो है वो अपनी कोशिश चालू है। और हमें इसके लिए ये करना चाहिए, हमें इसके लिए ये करना चाहिए कि हमें भी आगे चलकर कुछ ऐसा काम करना चाहिए, कुछ ऐसा जो है वो वर्क हमें अपने लिए करना चाहिए कि जिससे जो है वो हम लोग कहीं पर नौकरी ढूंढने जाए नहीं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा काम करें ना कि हमारी वजह से दूसरे 20 लोगों को, 25 लोगों को नौकरियां मिल सके। सही बात है ना, हमें कुछ ऐसा काम करके दिखाना चाहिए तो जिससे जिन जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें हमारी वजह से नौकरियां मिल सके। ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए, तो वो कहलाता है कि हाँ भाई हमने जो है वो हमारे देश के लिए कुछ सेवा की। सही बात ना। और दूसरी आखिरी प्रॉब्लम आती है, वो आती है टेररिज्म की प्रॉब्लम। टेररिज्म मतलब क्या? जिसे कहते हैं आतंकवाद, आतंकवाद की प्रॉब्लम, टेररिज्म की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आज के टाइम में ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, मतलब खाली हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये सब देशों में ये प्रॉब्लम है, बराबर ना। टेररिज्म की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री की प्रोग्रेस रुका देती है, हमारी कंट्री को आगे बढ़ने से रोक देती है। जो लोग शांति से रहना चाहते हैं, जो लोग अमन से रहना चाहते हैं, मतलब बिना कोई लड़ाई झगड़े के रहना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं, तो ये टेररिज्म की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं आती,
टेररिज्म, आतंकवाद, वो आप लोगों को ध्यान है ना। आतंकवादी एक्टिविटीज़ आप लोगों को पता होगा कि भाई कहीं पर भी जो आतंकवादी होते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, फायरिंग करते हैं, लोगों को जो है वो मारकर उन्हें डर फैलाते हैं, किडनैपिंग करते हैं, बराबर। उन लोगों का काम, कहते हैं उन लोगों का काम ना ही लीगल होता है और ना ही सही होता है। उन लोगों का कोई भी काम जो है वो सही नहीं होता। भाई ज़बरदस्ती से काम करवाना, धमकियां देना, मारना पीटना, बराबर, ये सब उनका काम है। और इनकी वजह से गवर्नमेंट को उन्हें रोकने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। हर साल करोड़ों रुपए उनके पीछे खर्च होते हैं, पता है ना, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लगाना हर जगह पर। इनके अलावा जो है वो हर जगह पर ये ध्यान देना कि अगर कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो जाए तो उनको उनको बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को सेव करने के लिए उस वक्त क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देना पड़ता है, बराबर। और कितनी सारी बार ऐसा हो चुका है, आप लोगों को ध्यान होगा कि भाई बहुत पहले जो है वो दिल्ली में संसद पे, पार्लियामेंट पे जो है वो अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इनके अलावा अभी कुछ ही साल पहले आप लोगों को ध्यान है ना, मुंबई की जो होटल ताज है, उस होटल ताज के ऊपर जो है वो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। उनसे बहुत साल पहले मुंबई की जो लोकल ट्रेन थी, उस लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हो चुका था, बराबर। 9 से ज़्यादा ट्रेन वो एक साथ ब्लास्ट में जो है वो ख़त्म कर दी थी। सोचो तो सही, 9 से ज़्यादा ट्रेन में एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। न जाने कितने लोग मारे गए थे, न जाने कितना नुकसान हुआ था उसकी वजह से। सोचो क्या कंडीशन हुई होगी उस वक्त, बराबर। इनके अलावा गुजरात में जो अक्षरधाम है, उस अक्षरधाम में ये अटैक हुआ था, बराबर, टेररिस्ट अटैक। भाई टेररिस्ट ने वहाँ पर आकर जो है वो गोलीबारी शुरू कर दी थी। तो सोचो वो कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन में नहीं मानते, वो फिर जो है वो बड़े बूढ़े बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं देखते। वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना बदला लेने आते हैं, या जो अपना मकसद पूरा करना आते हैं। बस हमें लोगों में डर फैलाना है, हमें अपने बारे में लोगों को बताना है, बराबर ना। और इन्हें रोकने के लिए क्या किया जाए? तो इन्हें रोकने के लिए हमें खुद में जो है वो मजबूत होना चाहिए। सरकार तो खुद को मजबूत करती है, सरकार तो क्या कह सकते हैं कि अलग अलग तरह से इन सब की सेफ्टी के लिए काम करती है, पता है ना। बाहर से कोई भी इलीगल आ ना जाए, कोई भी अगर यहाँ वहाँ एक्टिविटीज़ दिखाई देती हो तो सरकार कंटिन्यूसली ध्यान देती रहती है। और इनके लिए हमें भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं कहीं पर भी अगर हम जा रहे हैं, या हमारी शॉप है, हमारे घर के आसपास हो सके तो 1 या 2 सीसीटीवी कैमरे लगा देने चाहिए, बराबर ना। सीसीटीवी कैमरे, या कहीं पर सेफ्टी रखनी हो तो ऐसे सेफ्टी लॉक रखने चाहिए कि जहाँ पर हम लोगों को ध्यान हो, अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हो तो हमें पता चल सके, बराबर। यहाँ तक कि अगर हमारे घर के आसपास, हमारी सोसाइटी में या कहीं पर भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती हो, ऐसे कोई लोग हमें दिखाई देते हो कि जिनके ऊपर शक जाता हो कि नहीं भाई ये लोग घर में रोज कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, अगर ऐसा हमें वहाँ पर रियलाइज होता हो तो हमें ऑन द स्पॉट उसके उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि भाई हमें यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटी पता चल रही है, बराबर। तो अगर हम लोग ऐसा काम करें तो फिर ये टेररिज्म को हम लोग कुछ हद तक कम कर सकते हैं, बराबर। आ रहा है ना ध्यान? तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, चैप्टर नंबर 8, वैसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स, दूसरे पॉइंट्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।